नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। समास। समास के विषय में 8वीं कक्षा से चर्चा आरंभ हो जाती है और 12वीं कक्षा तक यह अध्याय पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं पाती और जब विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो यही समास परेशानी खड़ी करता है और गलतियां करवा लेता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि इसे ठीक से समझ लिया जाए, इसकी संरचना को समझ लिया जाए तो ये इतना कठिन नहीं है। एक बार यदि संरचना समझ में आ जाए तो बात सरल हो जाती है और फिर गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। आज इस लेक्चर में हम समास की संरचना और समास की अवधारणा पर ही मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो समास क्या है? समास दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है इसमें सम और दूसरा शब्द है आस। अब यहां सम का अर्थ है उपयुक्त या ठीक, उचित, जो भी आप लेना चाहें चलेगा। और आस मतलब आसपास। कहने का अर्थ है कि जब दो शब्द एक दूसरे से उपयुक्त रूप में आसपास आ जाएं तो समास हो जाते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करूं, एक दिन और रात, यहां दो शब्द हैं, एक दिन और एक रात, और जब मैं इसे बीच में से निकाल दूं तो ये दोनों शब्द पास पास आ गए और शब्द बन गया दिन रात। तो ये कहलाएगा हमारा समास। ये दोनों उपयुक्त रूप में एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि दिन और रात का अपना एक संबंध है। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। जब दिन की चर्चा होती है तो साथ में रात की भी हो जाती है, क्योंकि रात के बाद ही दिन का आरंभ है और दिन के बाद फिर रात का आरंभ है। तो ये उपयुक्त रूप में एक दूसरे के पास आए। ये तो है शब्द की व्याख्या कि शब्द के स्तर पर समझें तो समास क्या है। अब मैं इसकी परिभाषा के माध्यम से आपके सामने बात रखूंगा कि समास क्या है। इस पर बात करते हैं। हमारे दो प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं जब शब्द नजदीक आकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। उन दो प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया है संधि और दूसरी है ये समास। इन दोनों बातों को समझते हैं। ये प्राय भ्रम विद्यार्थियों में रहता है कि ये सामने जो मेरे शब्द आया है, मैं इसे समास कहूँ कि मैं इसे संधि कहूँ। बड़ा कन्फ्यूजन है। हम इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, आज की चर्चा के माध्यम से। तो संधि में क्या होता है? दो ध्वनियाँ परस्पर नजदीक आकर एक नई ध्वनि का निर्माण करती हैं। ये तो है संधि की बात। जैसे मैं ये कहूं अति और अधिक, अब यहां एक ध्वनि इ है और ये ए है और दोनों आकर एक नई ध्वनि का निर्माण करती हैं। तो ये नया एक शब्द बन जाता है अत्यधिक। तो ये तो है प्रक्रिया संधि की। अब समास के अंदर क्या है? समास
शब्द नजदीक आते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। शब्द के साथ शब्द का मेल है। दूसरी बात, और एक नए शब्द का निर्माण भी है यहां पर। इसी में दूसरी बात क्या है, नए शब्द का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन वो शब्द एक नया अर्थ देने लगता है। एक शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग। इन दोनों बातों को समझ लेने की जरूरत है, तो फिर संधि और समास का अंतर भी हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर मैं बात करूं शब्द के साथ शब्द है, तो मैं कहूं यश और अपयश। और ये हटा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, यश अपयश। दो शब्द नजदीक आ गए और एक नया शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लें, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और मैं इन तीनों को निकाल दूं, इन दोनों को फिर करीब ले आऊं और शब्द बन गया रेलगाड़ी। अब अत्यधिक में और इन दोनों में जो अंतर देख रहे हैं, यहां भी नया शब्द बन रहा है और ये भी नया शब्द बना था, लेकिन यहां ध्वनि परिवर्तन था, यहां ध्वनि परिवर्तन नहीं है, केवल बीच में आए पदों का लोप हो गया है। तो ये समास इस प्रकार से। अब दूसरी स्थिति क्या है, मैंने एक उदाहरण ले लिया, दशानन। एक उदाहरण मैंने दशानन ले लिया। अब दशानन भिन्न अर्थ में प्रयोग होता है। यहां न तो दश का ही कोई अर्थ है न आनन का, लेकिन दोनों के मिलने से एक नया अर्थ दे दिया। किसका? हम इसे रावण के रूप में समझ लेते हैं कि दशानन कौन है? रावण है। एक भिन्न अर्थ की तरफ संकेत कर दिया। तो समास में इस प्रकार से दो प्रक्रियाएं चलती हैं कि दो शब्द करीब आते हैं और एक नया शब्द निर्मित कर देते हैं। एक तो ये बात है और बीच से लोप हो जाता है। दूसरी बात है एक शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग हो जाता है। दो बातें तो ये चलेंगे। अब समास को एक और विचारधारा के साथ समझते हैं कि अब देखिए, एक शब्द मैं ले लूं लंबोदर। अब अगर मैं देखूं, इसका विग्रह करूं, विग्रह करना जिसका मतलब उसको खोल के लिख देना, एक्सपेंड कर देना, विस्तृत कर देना, तो एक विग्रह बनेगा लंबा है उधर जिसका। और हम जानते हैं ये गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो लंबा जमा उदर हो जाएगा। अब ये प्रश्न संधि में भी आ सकता है, समास में भी आ सकता है, निर्भर करता है। अब कोई पूछ ले कि लंबोदर में संधि है या समास है, तो इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न किया जा सकता है कि मैं इसको दोनों तरह से पूछ लूं कि लंबोदर में कौन सी संधि है, तो समझ आता है बात कि लंबोदर में कौन सी संधि है। या मैं पूछ लूं कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो चार मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, नीचे चार विकल्प आपको दे सकता हूं। लेकिन लंबोदर में संधि है या समास है, ये प्रश्न ही गलत है। इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत शब्द हैं जो संधि प्रक्रिया से निर्मित हैं लेकिन वो समास भी हैं। ऐसे लंबोदर भी एक उसी में से है। ऐसे बहुत हैं, असंख्य उदाहरण हम आगे करेंगे। तो यहाँ पहले समास है, बाद में संधि है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
तो ऐसा भी होता है कि जहाँ संधि होती है, जैसे ऊपर वाले मामले में भी देखें, अब अति जमा अत्यधिक जो है ये भी समास का उदाहरण भी है और संधि का उदाहरण भी है। ऐसा नहीं होता कि जिसमें जहाँ संधि होती है वहाँ समास होता ही नहीं है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाए तो दोनों को अलग अलग रूप में पूछा जाना चाहिए। ये प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए कि ये संधि है या समास है। कर सकते हैं, लेकिन वो जो निखालिस रूप से समास के उदाहरण हैं वहाँ पर ऐसी बात कीजिए जहाँ ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ध्वनि परिवर्तन के बाद भी समास है। चलिए समास को एक रूप में और समझते हैं। ये तो संधि और समास में थोड़ा सा अंतर हमने जाना। अब बात और करते हैं कि समास है क्या वास्तव में। एक और विचारधारा है समास को लेके कि समास, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, इसे मैं कहूं कि समास की परिभाषा हो जाएगी, समास पद से बड़ी और पदबंध से छोटी। एक व्याकरणिक इकाई है। समास पद से बड़ी और पदबंध से छोटी एक व्याकरणिक इकाई है। इसमें दो पद होते हैं। अब इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि पद से बड़ी क्या है और पदबंध से छोटी। यहां मैंने एक बात नीचे वाली जो स्टेटमेंट दी है कि यह इसमें दो पद होते हैं, ये बात केवल हिंदी के अंदर लागू है। समास संस्कृत से आया है हिंदी में, लेकिन जब ये संस्कृत से हिंदी में आया तो एक भिन्नता आ गई। संस्कृत में जो सामासिक पद होते हैं उसमें दो से अधिक पदों का मेल भी होता है। काव्य में से अर्थ कीर्ते 3 पद हो गए, और भी ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसे बात नहीं है। संस्कृत में तो बड़े बड़े लंबे समास हैं, 10 पदों का मेल एक समास में हो गया है, लेकिन हमारी हिंदी में एक केवल 2 ही पदों का मेल है समास। इसी रूप में इसे समझा जाता है और विद्यार्थियों के लिए ये सहज भी है इस रूप में समझना, और मैं इसको इसी रूप में आपको समझाने जा रहा हूं कि हम 2 ही पदों के रूप में इसे समझें। तो मैं कह रहा हूं कि समास पद से बड़ी और पदबंध से छोटी एक व्याकरण इकाई है, इसलिए इसको मैं इस परिभाषा में बांधने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं एक ये कहूं कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम एक पद है। हम जानते हैं कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। इसकी चर्चा मैंने शब्द और पद के अध्याय जो हमने पढ़ा था उसमें इसकी चर्चा की थी कि जब कोई शब्द वाक्य में आ जाए तो उसे हम पद कह देते हैं। एक तो ये बात है। अब मेरा ये कहना है, दूसरा मैं इसी बात को लिखूं कि दशरथ पुत्र अयोध्यापति राम ने रावण को मारा। अब इन दोनों बातों में मेरा ये कहना है, यहां राम एक पद है और ये एक पदबंध है। दशरथ पुत्र अयोध्यापति राम, बात वही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो समास है वो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां एक पद है, पद तो है, और यहां पदों का समूह आ गया, ये पदबंध कहलाता है। इसे हम कहेंगे पदबंध। तो मेरा समास इससे तो बड़ा है और इस पद से तो बड़ा है
और इस पदबंध से छोटा है। अब मैं ये कहूं राम कुमार, इस पर ध्यान देंगे। अब राम कुमार में आप देख रहे हैं एक पद राम है, दूसरा कुमार है, तो इसे हम पूर्व पद कह देते हैं और इसे हम उत्तर पद कह देते हैं, और ये दोनों पद मिलके कहलाते हैं समास। ये समास हो गया। समास को ही समस्त पद भी कह दिया जाता है। तो दो पद होते हैं हमने देखा। अब इसके अंदर एक पद राम है, दूसरा कुमार है। जो पहले वाला है उसे पूर्व पद कह देंगे, जो पीछे वाला है उसे हम उत्तर पद कह देते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि समास की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता आन पड़ी, इसके बगैर भी तो काम चलता था। तो इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि यदि मैं ये कहूं मैं इस प्रकार से बात लिखूं कि मैं बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी से आया। अब आप देखिए, इस पर विचार करें। मैं बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी से आया, और एक बात मैं ये कह दूं कि मैं बैलगाड़ी से आया। आप बताइए क्या ठीक लग रहा है? नीचे वाला आपको ठीक लग रहा है, ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है। अब यहां मैंने समास का प्रयोग कर लिया। ऊपर मैंने समास का जो विस्तृत रूप था, जो विग्रह है, या वो मैंने उसमें बात कही। अब ऐसा क्यों किया हमने? मनुष्य का स्वभाव है प्रयत्न लाघव, किसी भी बात को थोड़े समय में कहना। समास समय की बचत है और मुंह को कम खोलना पड़ता है, मुंह को आराम मिलता है समास का प्रयोग करने से। तो समास जो हिंदी में विशेषकर समास है, ये प्रयत्न लाघव की देन है। प्रयत्न लाघव, किसी बात को जल्दी में कहने की कोशिश, उसकी वजह से हमारे यहाँ समास आया। तो ये एक समास हो गया, बैलगाड़ी। तो ये हिंदी में समास इस प्रकार से आया। अब हमने ये जाना कि समास क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। अब मैं एक और विचार आपके सामने लेके आ रहा हूं समास के विषय में, तो आप देखेंगे प्राय भ्रांतियां हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विचार इस विषय में हैं कि समास के भेद कितने हैं। समास के भेदों की जब बात करते हैं तो अलग अलग पुस्तकें अलग अलग बात करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा है, कुछ और होना ही नहीं चाहिए। एक अवधारणा है, यदि उस अवधारणा की हम बात करें तो गलती होने की संभावना नहीं है। और फिर सोचना ही कुछ नहीं। मैंने एक शब्द ले लिया, एक समास ले लिया, गंगापुत्र। अब हम सीख गए हैं कि इसके अंदर गंगा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। अब एक विचार है कि यदि मुझे प्रधान बनाना हो, ये कोई सरपंच बनाना हो, तो मेरे पास संभावनाएं कितनी हैं? तो मेरे पास पहली संभावना है कि पूर्व पद प्रधान हो जाए। पहली संभावना ये है, पूर्व पद प्रधान। और अब दूसरी संभावना है उत्तर पद प्रधान। गणित की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात है। तीसरी संभावना है दोनों पद प्रधान।
और चौथी संभावना है दोनों में से कोई भी ना हो और दोनों भी ना हो, किसी अन्य को ही बना दे, तो अन्य पद प्रधान। इन चार संभावनाओं से भिन्न और संभावना नहीं हो सकती। तो ये चार ही संभावनाएं हो सकती हैं दोनों पदों के संदर्भ में। तो अब जब पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। जब उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब अन्य पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चार ही भेद समास के होते हैं। कई पुस्तकों में 6 दिए गए होते हैं, वो गलत हैं, 6 नहीं होते हैं, 4 ही बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समास नहीं होते, होते हैं। जैसे ही वो आएंगे, अब देखिए वो क्या है, आगे तत्पुरुष के कुछ भेद उन्होंने कर दिए हैं जिनको मुख्य समास के भेद में गिन लेते हैं। जो कर्मधारय है इसे समास के भेद में गिन लिया जाता है। ये कर्मधारय वास्तव में तत्पुरुष का एक भेद है, न कि मुख्य रूप से समास का भेद है। कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसको ऐसे लिखना चाहिए। इस पर मैं चर्चा करूंगा कि कर्मधारय तत्पुरुष का क्यों है, उपभेद क्यों है। ऐसे द्विगु को भी मुख्य धारा में ले लेते हैं, तो यहाँ भी द्विगु तत्पुरुष इसे कहा जाना चाहिए, द्विगु तत्पुरुष समास, इस प्रकार से। अब तत्पुरुष के तो और भी भेद हैं। मैं ये कहूँ कि एक लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा, और भी हैं। और एक नय्य तत्पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार से अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष के भेद हैं। बाद में यूं तो द्वंद्व में भी आगे उसके हिस्से हम कर लेते हैं। जब हम द्वंद्व समास की बात हम करेंगे तो मैं उस पर भी बात करूंगा कि द्वंद्व में भी आगे इस प्रकार से उसको हम विभक्त कर सकते हैं, उसको भिन्न रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ तत्पुरुष को के ही ये उपभेद हैं। ये क्यों हैं, इसकी चर्चा में जब तत्पुरुष समास की बात करूंगा तब मैं करूंगा। तो इस आज के इस अध्याय में, इस लेक्चर में आज इतना ही। हम अगले लेक्चर में इन भेदों की अलग अलग चर्चा करेंगे, इनको अलग अलग से समझेंगे। समास के कंसेप्ट को आज आपने समझा, इसकी अवधारणा को समझा, संरचना को समझा। कल मैं इसके भेदों पे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।